अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नुमान हनीफ। हम बात करेंगे आज ज़ूलॉजी की। ज़ूलॉजी जिसमें हम बेसिकली तौर पर स्टडी करते हैं किनको, एनिमल्स को। तो हमारा टॉपिक होगा बीएससी थर्ड ईयर का मोलस्कन्स। अगर तो आप इसे मास्टर सक्सेस की बुक से करोगे तो मास्टर जो सक्सेस है उसमें ये चैप्टर बनेगा 6। और अगर आपने इसकी बात की मिलर हार्ले की तो मिलर हार्ले में ये चैप्टर बनेगा 12। चैप्टर का नाम है मोलस्कन्स। मोलस्कन सक्सेस की हम बात करेंगे। सबसे पहले ये मोलस्कन्स होते क्या हैं। असल में ये जो मोलस्कन है ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है मॉलिस, ये वहाँ से निकला है। इस मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी बेसिकली सॉफ्ट होता है, हम उन्हें नाम देते हैं किसका, मॉलिस का। इसी मॉलिस को फिर चेंज कर दिया गया न्यूली इंग्लिश के अंदर, जो बेसिकली क्या बना, मोलस्कन्स बने। अब सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होने के नाते इनके अंदर बेसिकली तौर पर वर्टेब्रल कॉलम भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये सारे क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये सारे। ठीक है जी। मोलस्कन इनकी टोटल स्पीशीज 85,000 के करीब होती हैं, जो अब मौजूद हैं 85,000 के करीब हैं। लेकिन इनकी पहले इतनी नहीं हुआ करती थी, 60,000 से लेकर 1 लाख के करीब इनकी स्पीशीज थी। बाकी वो स्पीशीज कहाँ गई जो बेसिक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटेंट जो स्पीशीज हैं वो 85,000 के करीब है, बल्कि अब भी इससे भी वो डिक्लाइन हो चुकी हैं। बाकी जो इनकी स्पीशीज थी वो जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वो कैसे हुई, हम उनका थोड़ा सा जिक्र नीचे करेंगे। मोलस्कन ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है इनवर्टिब्रेट्स का, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, इनका पहला सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन है, वो है इंसेक्ट्स, जिन्हें फाइलम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। ये सबसे बड़ा है। उसके बाद जो इनका सेकंड है वो बेसिकली तौर पर मौजूद है कौन, मोलस्कन्स होते हैं, मोलस्कन्स। अब वो ये कह रहा है कि जो मोलस्कन्स हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से बेसिकली तौर पर इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, और जो पहले इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ थी 1 लाख के करीब इनकी स्पीशीज़ हैं, वो सारी स्पीशीज़ किधर चले गई। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से जो ऑर्गेनिजम्स इनमें इंक्लूड होते हैं, ऑक्टोपस हैं, जॉइंट स्क्वाइड्स होते हैं और कटल फिश हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम सिफेलोपोड्स कहते हैं। कैफला एक ग्रीक जुबान की टर्म है, पोडा भी ग्रीक जुबान की टर्म है। कैफला का बेसिकली मतलब होता है हेड, यानी कि हम यहाँ पर बेसिक बात करते हैं इनके ब्रेन की। पोडा इसे कहते हैं, पोड से निकला है, और पोडा का मानी होता है फीट, यानी कि अब इनके अंदर मूवमेंट के लिए चंद एक ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिन्हें आप ये कहते हो ये इनकी लेग्स होती हैं और यहाँ पर इनका ब्रेन बना होता है। ये ऐसे कमाल के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, साइज छोटा नहीं होता, इनका साइज बड़ा होता है। ऑक्टोपस, स्क्वाइड, जाइंट स्क्वाइड्स दुनिया का सबसे बड़ा जाइंट स्क्वाइड्स होता है। अगर आप इसकी एक आंख की बात कर ले 25 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। ये बड़े इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज जरूर हो सकती है, लेकिन प्रॉपर जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर वर्टेब्रल कॉलम मौजूद होता है वो इनके बॉडी में नहीं होता। ऑक्टोपस, स्क्वाइड्स, जाइंट स्क्वाइड जिन्हें कहते हैं, कटल फिश, इन सभी की बात कर लें। सिफेलोपोड्स होने के नाते हम इनको इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं। इंटेलिजेंट, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। किस तरह से इंटेलिजेंट होते हैं, कमाल के इनकी एक तो प्रेडेटर लाइफस्टाइल होता है, यानी कि जब ये बेसिकली तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो ऐसे गुजारते हैं जैसे कि एक एक्टिव प्रेडेटर होता है। दूसरी बात ये अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स चंद सेकंड के अंदर कर लेते हैं। किस तरह से, जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है अपने बॉडी का कलर पैटर्न भी ये वैसा ही बनाना शुरू कर देते हैं। ये इनकी खासियत होती है। और किसी भी चीज़ का शिकार करने के लिए ये अपने इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल जाते हैं, अपना कलर वैसा कर लेते हैं। तो ये किस तरह से कलर करते हैं, चेंज कर लेते हैं, हम इनकी बात आगे करेंगे। इनकी स्किन के अंदर कुछ क्रोमेटोफोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपना बॉडी कलर पैटर्न चेंज कर लेते हैं।
दूसरी बात ये, अगर कभी कोई भी और प्रेडेटर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि वो इनको मारने की कोशिश करता है, ये उससे छुटकारा हासिल करने के लिए भी डिफरेंट तरह का पिगमेंट जो होता है वो रिलीज करते हैं। वो असल में ज़्यादातर जो पिगमेंट होते हैं वो ऑर्डर वाले होते हैं, यानी कि ऑर्डर से मुराद ये वो बदबूदार होते हैं। और तीसरी बात ये कि वो इस तरह के होते हैं, जब वो पानी के साथ मिक्स होते हैं तो वो जो प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता, तो वो ये बेसिकली ये कह लें कि ये उनकी आंखों में एक धोखा डाल रहे होते हैं, ये उन्हें धोखा दे रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये वहां से एस्केप कर जाते हैं। इस तरह के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी वजह से हम ये कहते हैं कि बेसिकली तौर पर ये इंटेलिजेंट है। और सेकंडली सिफेलोपोड्स, इनके अंदर ब्रेन की फॉर्मेशन भी होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया बेसिकली तौर पर इनकी जो स्पीशीज हैं वो 85,000 होती हैं। पहले इनकी स्पीशीज 60,000 से लेकर 1 लाख के करीब थी। बाद में अब ये इतनी क्यों रह चुकी हैं, बाकी कहाँ चुकी हैं, वो डिक्लाइन हो चुकी हैं। डिक्लाइन होने की रीजंस क्या हैं? 2 रीजन हैं यहाँ पर, 2 लॉजिक हैं जिसकी वजह से इनकी जो स्पीशीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। पहली बात ये, अगर आप थोड़ी सी लाइफ एवोल्यूशन की बात कर लो, लाइफ एवोल्यूशन के लिहाज से ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, ये प्री हिस्टोरिक जो ओशियन थे ये वहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं। समुद्रों में रहने के नाते ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे ये एक प्रेडेटर लाइफ स्टाइल अपना रहे थे। अब ये प्रॉपरली तौर पर एक्टिव प्रेडेटर बने नहीं थे, इतने मजबूत बने नहीं थे, इतनी चेंजिंग्स अपने बॉडी में अभी की नहीं थी कि जिसकी वजह से आप ये कह दो ये बहुत ही अच्छे प्रेडेटर्स हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये बेसिकली तौर पर एक्टिव जो प्रेडेटर लाइफस्टाइल था उसको अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन जो बाकी जो से थे सिफेलोपोड्स, जब इनका मुकाबला उनके साथ होता, आउट कंपीटेड होना शुरू हो जाते। ये बात कहने की ये कि अभी ये इतने अच्छे प्रेडेटर्स नहीं थे जो कि दूसरे प्रेडेटर्स का ये मुकाबला कर सकें। जब ये उनके साथ कंपीट करते ये मारे जाते, जब ये मर जाते तो वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी जो पॉपुलेशन थी, इनकी जो स्पीशीज थी वो माहौल में से आहिस्ता आहिस्ता इलिमिनेट होती गई। एक लॉजिक तो ये है, एक रीजन तो ये है कि इनके नंबर्स कम होने शुरू हो गए। दूसरी बात, डिक्लाइन बाय रैंडम एवोल्यूशनरी इवेंट्स। एवोल्यूशनरी इवेंट्स क्या हैं? कुछ ऐसी समंदरों के अंदर चेंजिंग्स आई, आप ये कह लें कि जो समंदर हैं वो बेसिकली तौर पर उनके अंदर जो चेंज आया वो ये कि जो वाटर है वो वार्म से कोल्ड होना शुरू हो गया, ये बात कर लें। फिर एवोल्यूशनरी तौर पर आप ये कह लें कि जो वाटर है यानी कि वो जो समंदर हैं उन्होंने अपना रुख चेंज करना शुरू कर दिया, आप उसकी बात कर लें। या फिर आप ये बात कर लें कि रैंडम एवोल्यूशन के मुताबिक इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी कुछ ऐसी चेंजिंग्स आना शुरू होगी जिसकी वजह से इनके बॉडी के कुछ फीचर्स जो उनसे थे वो असल में इतने अच्छे अडॉप्टिव नहीं थे कि वो माहौल के साथ मैच कर सके। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो ऑक्टोपस होता है ये अपना बॉडी पैटर्न चेंज कर लेता है, बॉडी कलर चेंज कर लेता है, जिस तरह का सबस्ट्रेटम होता है वैसा ही अपना कलर अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। उस वक्त ये चेंजिंग्स मौजूद नहीं थे। दूसरी बात ये कर लें कि इतना अच्छा इनके पास ब्रेन भी वेल अडॉप्टिव नहीं था, ब्रेन इतना अच्छा नहीं बना हुआ था कि उस ब्रेन को यूज करते हुए ये इन्वायरमेंट के अंदर जो होने वाले जितने भी हैजर्ड्स हैं ये उनका मुकाबला कर सकें। उस वजह से क्या हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता माहौल से कमजोर होते गए और माहौल से निकलते गए। ठीक है, ये 2 रीजन हैं जिन रीजंस की वजह से क्या हुआ, इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो डाइवर्सिटी है वो कम होना शुरू हो गई। ठीक हो गया, तो ये इन्होंने थोड़ा सा आपकी बुक में एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बयान किया हुआ है। ठीक है, अगला जो टॉपिक इसका है वो ये है कि इनकी कुछ क्लासेस और टेक्सोनोमिक रैंक होते हैं। अब क्लासेस की बात कर लें, अभी मोलस्कन्स में जो सबसे बड़ी 2 क्लास हैं, एक गैस्ट्रोपॉड्स, एक बाइवेल्वियन शेल्स। टेक्सोनोमिक रैंक की बात कर लें, टेक्सोनोमिक रैंक के लिहाज से इनके 8 से 9 टेक्सा बनते हैं। इन 8 से 9 टेक्सा के अंदर 2 टेक्सा जो से हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो माहौल से नपैद हो चुके हैं। अब जो एक्सटेंट हैं वो बेसिकली तौर पर 7 से 9 हो सकते हैं, यानी कि 2 आप इनमें से निकाल दें तो 8 हैं तो पीछे 6 रह जाएंगे, 9 है तो पीछे 7 रह जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाजे के मुताबिक इनके जो टेक्सोनोमिक रैंक है वो 8 से 9 बनते हैं। लेकिन इनकी क्लासेस मेजॉरिटी के लिहाज से 2 बड़ी क्लास हैं, एक गैस्ट्रोपॉड्स, एक बाइवेल्वियन शेल। हम इनकी डिटेल से बात करेंगे। ये जो गैस्ट्रोपॉड्स होते हैं इनके अंदर कौन आते हैं, स्नेल आते हैं, स्लग्स आते हैं। इसके बाद बाइवेल्वियन शेल्स की बात कर लें तो इनके अंदर क्लैम्प्स,
ये ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। ये जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, ये जो मोलस्कन्स हैं, इनके चंद एक फीचर्स होते हैं, इनकी कुछ खसूसियात है। पहली खासियत ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनका बॉडी जो सा होता है वो 3 लेयर्ड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए ट्रिप्लो इसका बेसिकली मानी होता है 3, ब्लास्ट कहते हैं लेयर्स को। इनके बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं। बॉडी की 3 लेयर्स से मतलब ये है, इनके बॉडी के पास एक्टोडर्म, इनके पास मेसोडर्म और इनके पास एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। एक्टोडर्म आउटर लेयर, मेसोडर्म मिडल लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर। ये 3 लेयर्स इनके पास मौजूद होती हैं। ठीक है। फिर वो ये कहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के नाते इनका बॉडी सिलोमिक होता है, यानी कि सिलोमिक से मुराद बॉडी के अंदर कैविटी होती है। सिलोम ये एक ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका खुद का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। इनकी वो कहता है जो बॉडी कैविटी होती है, वो जो पूरा एक गैप प्रिपेयर्ड हुआ होता है, वो पेरिकार्डियल कैविटी भी कहलाता है। पेरी कहते हैं एतराफ को, कार्डिया कहते हैं दिल को, यानी कि दिल के एतराफ भी इनके कुछ कैविटीज मौजूद होती हैं। वो जो गैप होता है, वो जो कैविटीज होती है, हम उनको सिलोमिक कैविटीज का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब वो सिलोमिक कैविटीज में एक बात कर रहा है कि यहां पर बेसिकली क्या होती है, मिजेंट्रन्स मौजूद होती है। मिजेंट्रन, व्हाट इज मिजेंट्रन? मिजेंट्रन इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरी कहते हैं एतराफ को, टोनियम कहते हैं बेली पोर्शन को, यानी कि ये पेट के इर्द गिर्द बेसिकली तौर पर एक फोल्ड होता है। हम उस फोल्ड को मिजेंट्रन का नाम देते हैं। विच अटैच टू द स्टमक सेप्लिन इंटेस्टाइन, ये इनके स्टमक के साथ हो सकता है, सेप्लिन इनमें मौजूद नहीं होती, इंटेस्टाइन इनमें मौजूद होती है, तो ये उनके साथ अटैच होती है। हम इस चीज को मिजेंट्रन कहते हैं। यानी कि जो सिलोमिक इनका बॉडी कैविटी है, जिसे हम सिलोमिक कैविटी बोल रहे हैं, उस कैविटी के अंदर जो चीज मौजूद है वो क्या है, मिजेंट्रन। अब इसके बाद ये असल में इनके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर के बाद इनका अगर हम रिलेशन देख लें अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ इनका रिलेशन क्या है, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ ये क्लोजली मैच कर रहे हैं। जैसा कि एनिलिड्स की बात कर लें, ये उनके साथ मैच करती हैं। अर्थवर्म्स की बात कर लें, ये उनके साथ मैच करते हैं। ये क्यों इस तरह से मैच करते हैं? कुछ इनका डाइजेस्टिव इनका ट्रैक ऐसा होता है, कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका मैच कर रहा होता है, और कुछ अगर आप बात कर लें तो इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है, यानी कि जहाँ से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस दौरान कुछ सेल्स की अरेंजमेंट पे कुछ पोर्स बनते हैं, तो वो पोर जो से हैं जिन्हें हम ब्लास्टोपोर्स का नाम देते हैं। तो ये कुछ ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे जो फीचर्स होते हैं, वो भी बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच कर रहे होते हैं, इसीलिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्लोजली मैच करते हैं। तो क्लोजली मैच करने के लिए यहाँ पर 2 टर्म्स होती हैं, एक को प्रोटोस्टोम कहते हैं और दूसरों को ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। प्रोटोस्टोम, प्रो कहते हैं बिफोर को, स्टोमा कहते हैं माउथ को, ग्रीक जुबान की टर्म है। प्रो का मतलब बिफोर, स्टोमा का मानी माउथ, यानी कि इनके अंदर माउथ सबसे पहले प्रिपेयर्ड होता है। प्रो को फर्स्टली भी लिया जाता है, यानी कि वो तारीफ में क्या लिख रहा है, ब्लास्टोपोर फार्म माउथ फर्स्टली। अब यहां पर एक ब्लास्टोपोर है, जब बेसिकली तौर पर डेवलपमेंट चलती है, क्लीवेज का प्रोसेस होता है, तो क्लीवेज के प्रोसेस में बहुत सारे क्या बनते हैं, बेसिकली जब क्लीवेज होती हैं तो बहुत सारे पैच प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि सेल बहुत सारे हिस्सों में टूट जाते हैं। जब सेल बहुत सारे हिस्सों में टूटता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है हम उसको मोरूला कहते हैं। मोरूला जो सा होता है वो आगे चेंज हो जाता है ब्लास्टूला में। जब ब्लास्टूला में सेल्स की रीअरेंजमेंट होती है, जब इस तरह से सेल रीअरेंज होते हैं तो एक छोटा सा सौराख बच जाता है, इस सौराख को ब्लास्टोपोर कहते हैं। यही ब्लास्टूला आगे चेंज हो जाता है गैस्ट्रूला में। गैस्ट्रूला से फिर आगे चीज़ जो बनती है वो नोटोकोड बनती है, नोटोकोड बनती है, मीजोडर्म बनती है, मीजोडर्म से न्यूरोलेशंस बनती है, फिर वो पूरा नर्वस सिस्टम बन जाता है और ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। अब वो ये कह रहा है कि बेसिकली तौर पर इन ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहली चीज़ प्रिपेयर्ड हो रही है वो प्रोटोस्टोम होते हैं। प्रोटोस्टोम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन ब्लास्टोपोर से सबसे पहले होती है और एनस की फॉर्मेशन बाद में होती है। यानी कि इनके अंदर ये जो ब्लास्टोपोर है, ये ब्लास्टोपोर चेंज हो जाता है माउथ में। फर्स्ट इनके अंदर माउथ बनता है, सेकेंड इनके अंदर एनस प्रिपेयर्ड हो जाती है।
ये अब ब्लास्टुला एक कंडीशन है, ब्लास्टुला में ये ब्लास्टोडर्म कहलाती है, ये आउटर लेयर होती है, इसको कहते हैं ब्लास्टोडर्म। इस ब्लास्टोडर्म के बाद ये अंदर वाली कैविटी होती है, इसको प्रिमिटिव गट कहते हैं। गट एक डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये मेसोडर्मल सेल्स होते हैं। मेसोडर्मल सेल्स के अंदर ये जो कैविटी होते हैं इसको शाइजोसेलस कैविटी कहते हैं। ये शाइजोसीलोम कहलाती है, ये कैविटी होती है। ये कैविटी शाइजो का बेसिकली मतलब लिया जाए तो इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूटना। सीलोम कहते हैं हम अंदर जो कैविटी होती है, जो वैक्यूम होता है, हम उसको नाम देते हैं सीलोम का। अब वो ये कह रहा है बेसिकली तौर पर जब मेसोडर्म ब्रेकडाउन होती है, इस मेसोडर्म की वजह से जो चीज़ आगे प्रिपेयर्ड हो रही है वो हमारा माउथ होता है, बल्कि हमारा नहीं, इन ऑर्गेनिजम्स का माउथ प्रिपेयर्ड हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मेसोडर्म जो सी है, इस मेसोडर्म का फंक्शन ये होता है कि इस मेसोडर्म ने आगे चेंज होकर बॉडी की बहुत सारी लेयर्स बनानी है। ब्लास्टोपोर यानी कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं, इनका ब्लास्टोपोर सबसे पहले इनका माउथ बनाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं किसका, शाइजोसीलोम का। लेकिन जो एंटीरोसीलोम्स होते हैं इनके अंदर अगर देखा जाए तो इनकी जो मेसोडर्म बनती है वो कहाँ से बनती है, इनकी प्रिमिटिव गट की जो आउट पाउचेस होती हैं वहाँ से। ये इनकी आउट पाउचेस होती है। जो प्रिमिटिव गट है, ये दरमियान में प्रिमिटिव गट है, इनकी जो मेसोडर्म बनेगी, जो बॉडी के अदर काम परफॉर्म करेगी, वो कहाँ से निकलते हैं, ये मेसोडर्मल सेल्स हैं। ये मेसोडर्म्स अराइज हो रही है कहाँ से, मेसोडर्म ये अराइज हो रही है कहां से, जो प्रिमिटिव गट की आउट पाउच हैं वहां से। और इनका ये जो ब्लास्टोपोर होता है ये चेंज हो जाता है किस में, एनस में। यानी कि ये जो एंटीरोसिल होते हैं, देखिए एंटीरो से मतलब है एंट्रोन, और एंट्रोन कहते हैं गट को, सीलोम कहते हैं कैविटी को। यानी कि इनकी जो कैविटी है वो एक गट से अराइज्ड हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं प्रिमिटिव गट, उसकी आउट पाउचेस जो सी है वहां से मेसोडर्म्स निकल रही हैं। अब दूसरी बात ये, इनका जो ब्लास्टोपोर होता है वो चेंज हो जाता है फर्स्टली एनस में, और सेकंड इनके अंदर माउथ प्रिपेयर्ड होता है। बाकी हर एक चीज़ वैसी है, इसको नाम बेसिकली दे दिया जाता है मेसोडर्म का। ठीक है, और इसके बाद अगर आप बात करें तो ये आपके पास एंटीरोसिलोम कहलाएगी। ये एंटीरोसिलोम इसलिए कहला रही है क्योंकि इसके अंदर एनस की फॉर्मेशन पहले हो रही है और माउथ की फॉर्मेशन बाद में हो रही है। ठीक हो गया, ये चंद एक बातें उन्होंने बयान की हुई हैं इसके इब्तदा के अंदर। तो यहाँ से बेसिकली तौर पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो कौन से हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कैसे हो रही है, आप रीजंस बयान करोगे। फिर इसके बाद जो शाइजोसीलोम होती हैं और एंटीरोसीलोम होती हैं, इनके अंदर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। और एमसीक्यूज़ में इसकी क्लासेस के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी जो क्लासेस होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम मोलस्कन सक्सेस में एक प्रिमिटिव लेक्चर्स के नाम से जानते हैं, जिसका बेसिक मानी क्या होता है कि कुछ एवोल्यूशनरी पॉइंट और कुछ इनके अंदर जो बॉडी फीचर्स हैं उन्हें बयान किया जाए।